सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। ये जेपीएससी मेंस पेपर 4 की क्लास हो रही है, जिसमें हम लोग राज्य व्यवस्था को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं और 2 से 3 क्लास में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप उसके थ्रू ऐड हो सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इसी के साथ हम लोग कल से इकोनॉमिक्स का सेक्शन बी को सेक्शन सी को शुरू करने जा रहे हैं। तो कल इकोनॉमिक्स का सेक्शन सी का वीडियो आने का प्रबल संभावना है। आज के क्लास में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 11वां चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि क्या है, सुशासन से संबंधित है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के मुख्य प्रावधान का वर्णन करें। तो सबसे पहला कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में वर्णन करना है, जो कि सुशासन के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला कि भारत में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त का अवधारणा दिया गया है। और यह अवधारणा जो है स्वीडन के ओम्बुड्समैन से निकली थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो भी प्रशासनिक प्रक्रिया है और कर्मचारी हैं उनके शक्ति का दुरुपयोग करने पर नियंत्रण लगाना। यानी कि सबसे पहला कि लोकपाल हो या लोकायुक्त हो, अभी इसके बारे में और भी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये दोनों अवधारणा इसलिए निकल के आया था ताकि भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जा सके और साथ ही साथ जो भी प्रशासनिक प्रक्रिया है और कर्मचारी है इनके शक्ति के दुरुपयोग पर नियंत्रण लगाया जा सके, इसलिए लोकपाल और लोकायुक्त की अवधारणा विकसित की गई थी। और भारत में पहली बार 1968 में ही लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पेश किया गया था। लोकपाल का संबंध जो होता है वह केंद्र सरकार से होता है, जबकि लोकायुक्त जो होते हुए राज्य सरकार से। लोकपाल केंद्र सरकार से, लोकायुक्त राज्य सरकार से। और ये जिस प्रकार से लोकपाल चलेगा उसी पैरेलली पे लोकायुक्त भी चलेगा। अंततः 1 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी और यह लागू हो गया। यानी कि सबसे पहला भारत में 1968 में ही लोकपाल और लोकायुक्त का अधिनियम पेश किया गया था, लेकिन इसको मान्यता 2013 में राष्ट्रपति ने दे दी और 1 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हो गया। अब है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रमुख विशेषता और प्रावधान क्या है। तो लोकपाल में अधिकतम कितना 8 सदस्य होंगे, जिसमें से 50% सदस्य जो होंगे वो SC, ST और OBC, इसके अलावा महिला वर्ग से शामिल किए जाएंगे। इसमें एक अध्यक्ष होंगे और 7 अन्य सदस्य होंगे। तो टोटल हो गया हम लोग 8 सदस्य हो गया। और इसमें से 4 की पृष्ठभूमि न्यायिक होनी चाहिए, यानी कि वे न्यायालय से जुड़े हुए होने चाहिए। फिर अध्यक्ष और जो भी सदस्य होंगे उनके उचित उम्मीदवारों की खोज के लिए एक सर्च कमेटी गठन किया जाएगा, जिसमें 7 सदस्य होंगे। यानी कि जो भी अध्यक्ष होंगे इनके अलावा जो सदस्य होंगे उनके गठन के लिए, उनका नियुक्ति के लिए एक सर्च समिति गठन किया जाएगा, जिसमें 7 सदस्य होंगे। और इसमें भी 50% जो होंगे वो ST से होंगे, SC से होंगे, OBC से होंगे और महिला वर्ग से शामिल किए जाएंगे। यानी कि सदस्यों को नियुक्त करने के लिए भी 7 सदस्य एक टीम होगा। फिर अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन एक उच्च स्तरीय चयन समिति करेगी, जिसमें PM होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, लोकसभा के विपक्षी नेता शामिल होंगे। और अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो होंगे वे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और अधिकतम जो होना चाहिए आयु 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो उसके अकॉर्डिंग इनका कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा। फिर एक लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत PM को कुछ शर्तों के साथ शामिल किया जाता है, यानी कि लोकपाल के क्षेत्राधिकार में PM भी आ जाते हैं। और इसके अलावा इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित संगठन एवं पदों को शामिल किया गया है। तो अभी तक हम लोग लोकपाल और लोकायुक्त में क्या देख लिए कि जो भी करप्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की अवधारणा पेश की गई थी और ये अवधारणा स्वीडन से लिया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो भी प्रशासनिक प्रक्रिया हो गया या फिर कर्मचारी हो गया उनके शक्तियों का दुरुपयोग ना हो सके, उसको कंट्रोल करना इन लोग का मुख्य उद्देश्य था। फिर था क्या कि भारत में सबसे पहले 1968 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पेश किया गया था। और जो लोकपाल है वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जबकि लोकायुक्त जो होते हुए राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। और 1 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति दे देगी और यह लागू हो गया। अगर लोकायुक्त और लोकपाल की विशेषता देखा जाए तो लोकपाल में क्या हो जाएगा कि लोकपाल में अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें से 50% सदस्य जो हो जाएंगे वे SC, ST और OBC के साथ साथ महिला वर्ग से होने चाहिए। और इसमें एक अध्यक्ष होंगे और 7
अन्य सदस्य होंगे जो कि जिनका पृष्ठभूमि न्यायिक होना चाहिए। फिर क्या होगा कि अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें 7 सदस्य होंगे और उन कमेटी के 7 सदस्य में से भी 50% सदस्य होंगे वे ST, SC, OBC और महिला वर्ग से शामिल होंगे। अध्यक्ष और सदस्य का चयन जो होगा वो एक उच्च स्तरीय चयन समिति के द्वारा किया जाएगा जिसमें PM होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, विपक्षी दल के नेता हो जाएंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ये सब शामिल होंगे और यही सब लोकसभा के सदस्यों का चयन करेंगे। फिर क्या है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो होगी वे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा और अधिकतम उम्र इनका 70 वर्ष निर्धारित किया गया है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही PM को कुछ शर्तों के साथ शामिल किया गया है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे संगठन और पद शामिल किए गए जिसमें से संघ के सभी मंत्री लोकपाल के अंतर्गत आ जाएंगे, संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य लोकपाल के अंतर्गत आ जाएंगे यानी कि लोकपाल के क्षेत्राधिकार में। फिर है कि संसद के अधिनियम में स्थापित स्वायत्त निकाय और केंद्र के द्वारा पूर्णतः या फिर अंशतः वित्त पोषित संगठन के पदाधिकारी, तो ये सब जो होंगे ये कहीं ना कहीं लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आ जाएंगे। आगे क्या है कि केंद्र में नियंत्रण वाले सभी निगम, बोर्ड, प्राधिकार, सोसाइटी, न्याय, ऐसे निकाय जो विदेशी स्रोतों से अनुदान प्राप्त करता हो तथा अनुदान की राशि 70 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो ये सारा जो है वो लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि केंद्र के नियंत्रण से कोई भी अगर प्राधिकार हो, कोई सोसाइटी हो या फिर विदेशी स्रोत से अनुदान प्राप्त करता है तो जो कि 70 लाख से अधिक हो, तो ये सारा हम लोग का लोकपाल के क्षेत्राधिकार में ही पड़ जाएंगे। अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अनुसार जिनको लोक सेवक के रूप में परिभाषित किया गया हो, और इस अधिनियम के अनुसार जिनको लोक सेवक के रूप में परिभाषित किया गया है वो भी लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आ जाएंगे। फिर लोकपाल के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया जो होती है वो 6 माह के अंदर पूरा करना होता है और लोकपाल के अधीन एक स्वतंत्र जांच एजेंसी स्थापित किया जाता है तथा CBI की जांच के लिए भी CBI को जांच के लिए नियोजित किया जा सकता है। फिर जांच एजेंसी के अधिकारी पर निर्देशन और नियंत्रण लोकपाल का होगा और जांच पूरी होने तक अधिकारी का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। यानी कि सबसे पहला कि जांच जो होगा वो 6 महीने के अंदर होना चाहिए और जांच करने के लिए एक स्वायत्त संस्था का गठन किया जाएगा। इसके अलावा वे CBI को भी जांच के लिए कर सकते हैं और जांच के समय किसी भी अधिकारी का हस्तांतरित नहीं होगा। लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोपी यानी कि भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी आरोपी है उनको लोक सेवकों को हस्तांतरण एवं निलंबन करने की अनुशंसा करने का अधिकार है। लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम 2 साल और अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। यानी कि अगर करप्शन किया गया है ये प्रूफ हो जाता है तो 2 साल से 10 साल तक का सज़ा का प्रावधान किया गया है। लोकपाल मामलों को न्यायिक कार्रवाई के लिए उपयुक्त संख्या में विशेष न्यायालय का गठन भी कर सकते हैं। और लोकपाल अधिनियम में झूठी और फर्जी शिकायत करने वाले के लिए भी दंड का प्रावधान है और इसके लिए 1 लाख रुपये तक की सज़ा रखी गई है और 1 वर्ष तक कारावास या तो दोनों दिया जा सकता है। यानी कि झूठ मूठ का अगर कोई केस बनाया गया है तो उस स्थिति में लोकपाल जो है वे 1 लाख तक रुपए की सज़ा या फिर 1 वर्ष तक कारावास या फिर दोनों सज़ा दे सकते हैं, 1 लाख के साथ साथ 1 वर्ष कारावास भी। अब है कि जिस प्रकार से लोकपाल केंद्र सरकार के लिए हो गया, केंद्र सरकार में हो गया, उसी प्रकार से राज्यों के लिए लोकायुक्त गठन का प्रावधान किया गया है और ये भी लोकपाल अधिनियम के माध्यम से किया गया है। लोकपाल की तरह ही लोकायुक्त जो होंगे वे राज्य स्तर पर अभियुक्तों की निगरानी और जांच का अधिकार है। यानी कि राज्य स्तर पर सिंपल सा करप्शन को नियंत्रित करने के लिए लोकायुक्त का गठन का प्रावधान किया गया है और सभी राज्यों को अधिनियम लागू होने के 1 वर्ष के भीतर लोकायुक्त का गठन करना है। यानी जैसे ही हो गया कि राज्य में अधिनियम लागू हो गया तो उसके 1 वर्ष के भीतर ही लोकायुक्त का गठन अनिवार्य हो जाता है। अब लोकपाल का महत्व क्या है, तो सबसे पहला कि जो भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार एक क्या है, प्रमुख प्रशासनिक समस्या है और लोकपाल का गठन क्या हो गया, इन्हीं प्रकार की समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। क्योंकि जो लोकपाल हो जाएंगे केंद्र लेवल पर और लोकायुक्त हो जाएंगे राज्य लेवल पर, इनको विशेष एवं स्वतंत्र अधिकार दिया गया है और एक स्वतंत्र जांच एजेंसी और तथा विशेष न्यायालय के गठन के अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया में त्वरित कार्यवाही संभव हो सकती है। तो हम लोग देखें भी कि वे एक विशेष न्यायालय का भी गठन कर सकते हैं कुछ निश्चित सदस्यों के साथ। और अब तक यह देखा गया है कि अदालतों में वर्षों तक भ्रष्टाचार के मामले चलते हैं। अंततः साक्ष्य की कमी के वजह से भ्रष्टाचार आरोपी छूट जाते हैं और लोकपाल और लोकायुक्त का गठन से यह प्रक्रिया रुकेगी। यानी कि जो भी भ्रष्टाचार होती है उसमें बहुत सारे आरोपी
जो न्यायालय में जाते हैं तो वे कहीं ना कहीं से छूट जाते हैं या फिर उनके डिसीजन में बहुत डिले होता है। तो लोकपाल और लोकायुक्त का गठन किया गया है, तो वे इन सारी प्रक्रियाओं को यानी कि ये सारी चीज़ों को वे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, यानी कि जो भी भ्रष्टाचार है वो इजीली नहीं छूटेगा। अब लोकपाल अधिनियम की कमियां क्या है, आखिर आलोचनाएं क्या क्या है इनकी। तो लगभग 4 वर्ष में लोकपाल की नियुक्ति नहीं की जा सकी, और लोकपाल को जांच के लिए अभी सीबीआई पर निर्भर रहना पड़ा गया, और सीबीआई जो है वो केंद्र के सत्तारूढ़ सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। लोकपाल संस्था के अध्यक्ष जो होते हैं और सदस्य होते हैं, इनके कार्यरत पूरा होने पर भी किसी प्रकार के राजनीतिक दल से संबद्धता एवं चुनाव लड़ने पर मनाही होनी चाहिए, लेकिन अधिनियम के में प्रावधान है कि वे केवल 5 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी कि लोकपाल जो भी अध्यक्ष होंगे, जो भी सदस्य होंगे, वे लोकपाल के सदस्य यानी कि लोकपाल से भी हटने के बाद अन्य किसी राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष के लिए ही लिमिट रखा गया है, जो कि कहीं ना कहीं लोकपाल अधिनियम की कमियां है, आलोचना का शिकार हो रही है। फिर एक लोकपाल के जो सदस्य होते हैं वे विभिन्न प्रकार के आरक्षण से इस वोट की राजनीति से प्रेरित माने जा सकते हैं। तो ये सब हो गया हम लोग का लोकपाल का कमी हो गया, इस सब की वजह से लोकपाल के लिए आलोचनाएं हमेशा होती रहती है। अगर निष्कर्ष का बात किया जाए तो उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पर लोकपाल जैसी संस्थाओं से कुछ हद तक नियंत्रण हो सकता है, लेकिन पहले इनकी कमजोरियों को दूर करना चाहिए और अविलंब लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। अब है लोकायुक्त। तो लोकायुक्त क्या हो गया, तो इनका पद जो है वो राज्य स्तरीय पद है, और लोकपाल की तरह ही राज्य में अधिकारी को निगरानी रखने के लिए और राज्य के निवासियों की शंकाओं का समाधान करने के लिए लोकायुक्त का गठन किया गया है। फर्स्ट एआरसी के द्वारा संघ स्तर व लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त के गठन का सुझाव दिया गया था, और इसी सुझाव के आधार पर राज्यों में लोकायुक्त संस्था का भी गठन किया गया है। पहली बार 1970 में उड़ीसा में लोकायुक्त के लिए अधिनियम पारित किया गया, लेकिन राज्य में सबसे पहले वर्ष 1971 में महाराष्ट्र में किया गया। यानी कि 1970 में सबसे पहले उड़ीसा में लोकायुक्त के लिए अधिनियम पारित किया गया, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे पहले 1971 में लोकायुक्त का गठन किया गया। और वर्तमान में सभी राज्यों में लोकायुक्त का पद नहीं है। प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त की संरचना और अधिकार क्षेत्र भी अलग अलग है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये सब में जो मुख्यमंत्री होते हैं वे भी लोकायुक्त की परिधि में शामिल होते हैं। जैसे कि लोकपाल के परिधि में क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री को भी कुछ शर्तों के साथ शामिल किया गया था, उसी प्रकार से एचपी हो गया या फिर गुजरात हो गया या फिर मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं वे भी लोकायुक्त के परिधि में शामिल किए जाते हैं, जबकि कुछ राज्य में मुख्यमंत्री शामिल नहीं किए जाते हैं। और अगर सामान्य रूप से लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्टेट कमिश्नर के सदस्य या फिर राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारी, स्थानीय निकाय, निगम, कंपनी और बोर्ड के अधिकारी को भी शामिल किया गया है। अब क्या है कि जो लोकायुक्त होते हैं वे राज्य में होते हैं, तो वे राज्य के अधिकारियों के अनुचित और भ्रष्ट कार्य के विरुद्ध नागरिकों की शिकायत पर या फिर स्वयं अपने पहल के आधार पर जांच आरंभ कर सकते हैं। लेकिन यूपी हो गया, एचपी हो गया या फिर असम हो गया, इनमें जो लोकायुक्त हैं वे स्वयं की संज्ञान की शक्ति नहीं है, अर्थात बिना शिकायत के जांच प्रारंभ नहीं हो सकती। यानी कि लोकायुक्त का तो पद है लेकिन हर राज्य में नहीं है, और है भी तो अलग अलग राज्य में अलग अलग इनको शक्ति प्रदान किया गया है। कुछ राज्य में जो लोकायुक्त होंगे वे अपने विवेक से या फिर शिकायत दर्ज होने पर वे किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच कर सकती है, जबकि कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जब तक कि शिकायत नहीं किया जाएगा वे उस अधिकारी के खिलाफ जांच नहीं करेंगे। और सभी राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति जो होते हुए राज्यपाल करते हैं, जिस प्रकार से लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं उसी प्रकार से लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। कई राज्यों में लोकायुक्त जो होते हुए एक सदस्यीय व्यवस्था होती है और कई राज्य में ये बहुसदस्यीय होती है। और सामान्य रूप से लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक उच्च स्तरीय नियुक्ति समिति द्वारा किया जाता है, जैसा कि सेम टू सेम लोकपाल के लिए था, जिसमें सीएम होंगे और पीएम थे। यहाँ पे विधानसभा के विपक्षी दल के नेता होंगे, राज्य के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। और लोकायुक्त पद के लिए कुछ राज्यों में न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है, अर्थात केवल न्यायपालिका से जुड़े लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं, सेम टू सेम लोकपाल की तरह। जबकि कुछ राज्यों में लोकायुक्त के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं किया गया, यानी कि अलग अलग राज्य का अलग अलग प्रावधान किया गया। सामान्य रूप से जो लोकायुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अधिकतम 65 वर्ष की आयु होती है, जबकि लोकपाल का अधिकतम 5 वर्ष होता है
और 70 वर्ष अधिकतम आयु, 70 वर्ष की आयु अधिकतम होनी चाहिए। और लोकायुक्त के लिए 5 वर्ष कार्यकाल या फिर अधिकतम आयु 65 वर्ष। और इनकी निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए जो भी सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी सरकारी पद हासिल नहीं कर सकते हैं, लोकपाल में भी था। और सेवाकाल के दौरान सेवा शर्त में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। लोकपाल शिकायतों की जांच के लिए राज्य की जांच एजेंसी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि लोकायुक्त शिकायतों की जांच के लिए राज्य की जांच एजेंसी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि लोकपाल जो थे वे सीबीआई से सहायता लेते हैं। और लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है। तो जिस प्रकार से लोकपाल अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं, सिमिलर लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं। और यह स्वीकार करना राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह परामर्शदात्री संस्था बन गई है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है, मूल्यांकन क्या है यहाँ पे। तो राज्य के लिए लोकायुक्त का पद जो है वे सभी राज्य में एक समान नहीं है। और इस पद में अधिकार क्षेत्र जो होते हैं, जांच प्रक्रिया और अन्य मामले में विभिन्नता भी देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ राज्य में स्वयं विवेक से वे जांच कर सकते हैं, जबकि कुछ राज्य में जब तक कि रिपोर्ट नहीं लिखाया जाएगा तब तक कोई भी जांच नहीं किया जाएगा। यानी कि अलग अलग राज्य में अलग अलग देखने को मिलती है। कई राज्य में यह काफ़ी प्रभावशाली दिखाई देती है, वहीं कई राज्य में यह सीमित है और कम प्रभावशाली दृष्टिगोचर होती है। हालांकि लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर कई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकारी कार्यवाही भी किया गया है, लेकिन लोकायुक्त के पद में कई सुधार की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण सुधार क्या हो गया कि लोकायुक्त के लिए एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के गठन को सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि लोकायुक्त जांच के लिए राज्य के जांच एजेंसी पर निर्भर है। इसी में कहीं ना कहीं फिर से करप्शन का बात आ ही जाता है। और लोकायुक्त राज्य जांच एजेंसी पर निर्भर रहते हैं, जिससे निष्पक्ष जांच प्रभावित होता है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में लोकायुक्त के अलग अलग अधिकारी एवं स्वरूप भी होते हैं। इसकी जगह एक समान पद्धति होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सभी राज्यों में एक समान लोकायुक्त के गठन का प्रावधान है। यानी कि जो हमने कहा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, उसमें प्रावधान किया गया है कि सभी राज्यों के लिए एक समान लोकायुक्त का गठन होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वर्तमान परिवेश में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रकार के और अलग अलग शक्ति के साथ लोकायुक्त का गठन किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का लोकपाल और लोकायुक्त क्या है। लोकपाल हो गया केंद्र के लिए, लोकायुक्त हो गया राज्य के लिए। मुख्य कार्य क्या हो गया, भ्रष्टाचार को रोकना है, उसको नियंत्रित करना है। अब अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का, केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका का उल्लेख करें। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में यहाँ पे बात करना है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीवीसी बोलते हैं, इनका गठन 1964 में किया गया और 1998 में एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और फिर क्या कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद जो था वो के संस्थानन समिति के प्रतिवेदन पर ही गठन किया गया था। वर्ष 2003 में इससे महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए थे। और इसका मुख्य कार्य क्या है, तो भ्रष्टाचार के शिकायत तथा सार्वजनिक पद के दुरुपयोग की शिकायत पर उपयुक्त कार्रवाई करना। यानी कि कहीं ना कहीं केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकायुक्त दोनों का काम क्या हो गया कि भ्रष्टाचार की शिकायत पर और सार्वजनिक पद के दुरुपयोग की शिकायत पर कार्रवाई करना है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी कि सीबीसी, यानी कि इसी को हम लोग केंद्रीय सतर्कता आयोग बोलते हैं, जिसका गठन 1964 में किया गया था। और 1998 में एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसके माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसका गठन के पीछे के संस्थानन समिति का हाथ था। और 2003 में इसे काफ़ी परिवर्तन किए गए, जिसका प्रमुख कार्य क्या हो गया कि भ्रष्टाचार और सार्वजनिक पद के दुरुपयोग पर पता चलने पर, शिकायत होने पर एक उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक आयुक्त होंगे और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। और इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसकी नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय चयन समिति होती है, जिसमें पीएम, होम मिनिस्टर और लोकसभा के विपक्षी दल के नेता होते हैं। यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में 3 सदस्य, पहला एक आयुक्त होंगे और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होंगे। इनका नियुक्ति कैसे होगा, तो राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन इनकी नियुक्ति के लिए एक चयन समिति गठन होगा, जिसके सदस्य कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे और लोकसभा के विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। तो इन तीनों के द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा, जिनमें ये तीनों सदस्य होंगे, उन्हीं के द्वारा इनका नियुक्ति किया जाएगा। उसके बाद है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो इसका जो कार्यकाल होगा वो 4 वर्ष का होगा या फिर अधिकतम 65 वर्ष का हो सकता है।
और जब वे अपने पद से हट जाएंगे तो किसी भी सरकार के अधीन पद पर नियोजित नहीं किए जा सकते हैं लोकायुक्त की तरह। और सीबीसी के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें जो होते हैं वे यूएफएससी के अध्यक्ष के समान, और अन्य सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा शर्त यूपीएससी के अन्य सदस्यों के समान होती है। अब है कि जो सतर्कता आयुक्त होंगे वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाती है और राष्ट्रपति उनको अलग अलग परिस्थितियों में सेवा से मुक्त कर सकते हैं, जिनमें क्या हो गया कि यदि वे किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो इस स्थिति में जो सतर्कता आयुक्त हैं उन्हें राष्ट्रपति हटा सकते हैं। यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक अस्थिरता घोषित अगर कर दिया जाता है, यानी कि जो भी आयुक्त हैं उनके खिलाफ किसी भी एक सक्षम न्यायालय के द्वारा मानसिक अस्थिरता घोषित कर दिया जाता है कि इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति आयुक्त को हटा सकते हैं। कार्यकाल के दौरान किसी का लाभ का पद धारण करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर वे लाभ का पद धारण किए हैं तो भी उन्हें हटाया जा सकता है। इनका कार्य क्षेत्र क्या होगा, तो सबसे पहला कि निम्नलिखित संगठन के अधिकारियों को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कार्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है, जिसमें से आ जाएगा अखिल भारतीय सेवा आ जाएंगे। इनके वे सभी अधिकारी जो संघ सरकार के मामले से संबंधित हो। फिर कि संघ सरकार में ग्रुप ए के सभी अधिकारी, सार्वजनिक बैंक के स्केल 5 के ऊपर जो भी अधिकारी आते हैं वे सब, आरबीआई, सिडबी, नाबार्ड के ग्रुप बी के ऊपर के सभी अधिकारी आ जाएंगे। फिर एक एलआईसी के सीनियर डिवीजन अधिकारी या उनके ऊपर के अधिकारी इनके कार्य क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। फिर जीआईसी के प्रबंधक और उससे ऊपर के अन्य अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसे सीईओ और अन्य कर्मचारी इनके कार्य क्षेत्र में आ जाएंगे, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य क्षेत्र में ये सारे एग्जिस्ट करेंगे। अब है कि आयुक्त का क्या कार्य है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कार्य क्या होंगे, तो किसी लोक सेवक के विरुद्ध इस शिकायत की जांच करती है कि उसने अपनी सत्ता का प्रयोग भ्रष्ट उद्देश्यों के लिए किया है या फिर नहीं किया है। तो इसका जांच कौन करेगा, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करेंगे। अब ऐसे सभी लेनदारियों के विषय में जांच करना जिसमें आरोप हो कि लोक सेवक ने भ्रष्ट तरीके से कार्य किया हो। फिर एक केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे विषय की जांच करना जो भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के अंतर्गत शामिल किया गया हो। और नागरिक से प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा जांच के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करना, ये सब क्या हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के मुख्य कार्य हो गए। वास्तव में केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने की प्रमुख संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो कि कार्मिक मंत्रालय के नियंत्रण पर कार्य करती है। और आयोग जो है वो प्रति वर्ष अपना क्रियान्वित की रिपोर्ट जो है संबंधित मंत्रालय, यानी कि जो भी मंत्रालय होंगे उनको देंगे। और इस रिपोर्ट को संसद क्या करेंगे, तो सदन के समक्ष रखेंगे, लेकिन इसकी कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं है, यानी कि फिर से इनको सीबीआई जैसी संस्था पर निर्भर रहना पड़ेगा। और हाल ही में सीबीसी की नियुक्ति पर विवाद भी हुए हैं, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अतः इसको भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए प्रभावी माध्यम बनाने के लिए इसकी अपनी स्वतंत्र जांच एजेंसी होनी चाहिए। और सभी आयुक्तों की नियुक्ति राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग हो, क्योंकि जो भी केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और साथ ही साथ लोकसभा के विपक्षी दल के नेता वे सब सदस्य होते हैं, और उनके द्वारा समिति गठन किया जाता है, के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, तो ऐसे में वे एक निष्पक्ष जांच एजेंसी के रूप में कार्य नहीं कर सकते। अब अगला क्वेश्चन, सुशासन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग सिंपल सा सुशासन को पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में सुशासन बहुत पुरानी अवधारणा है, क्योंकि अब मौर्य काल में कौटिल्य ने ही यह अवधारणा दिया था। और कौटिल्य ने साथ में कहा था क्या, कि अच्छा शासन वो है जो लोक के कल्याण को सर्वोपरि रखता है। और आधुनिक काल में पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में सुशासन का एक व्यापक बहस का विषय बना है, यानी कि भारत में सुशासन जो है काफ़ी पुराना अवधारणा है, जिसका उदय मौर्य काल में ही कौटिल्य ने कर दिया था। और इनका मानना था क्या, कि सुशासन यानी कि एक अच्छा शासन क्या होगा, तो जो लोगों के कल्याण को सर्वोपरि सबसे ऊपर रखेंगे। लेकिन वर्तमान कंडीशन में क्या हो गया कि जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर सुशासन के लिए एक काफ़ी व्यापक बहस छिड़ चुका है। और सामान्यतः शासन और सुशासन एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे राज्य की मिशनरी और उसको कार्य करने के लिए संस्थागत व्यवस्था, यानी कि शासन और सुशासन इन दोनों के लिए सेम अर्थ निकाला जा रहा क्या, तो राज्य का जो मिशनरी है और उनको कार्य करने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में, जबकि सुशासन अर्थ होता है जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखकर मशीनरी और संस्था के गतिशील किया जाए।
तो सुशासन क्या हो गया, इसमें जनहित का मुद्दा होना चाहिए। तो जनहित के मुद्दे को ध्यान में रख के जो भी मशीनरी है, जो भी संस्था है, उनको गतिशील करना ही क्या है, सुशासन है। सुशासन शब्द प्रशासन के बजाय प्रबंधन पर बल देता है, और दरअसल सुशासन शब्द जो है वो कुशासन का विलोम के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कुशासन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसमें भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग, सार्वजनिक धन एवं संपत्ति का दुरुपयोग, जनता की शिकायतों की उपेक्षा, ये सारे व्यवहार महत्वपूर्ण होते हैं। जबकि सुशासन की अवधारणा इनको रोकने वाला उपाय है, यानी कि जो भी भ्रष्टाचार, यानी कि सिंपल सा कुशासन का उल्टा क्या हो गया, सुशासन हो गया। यानी कि एक अच्छा शासन करना है जिसमें भ्रष्टाचार न हो, सत्ता का दुरुपयोग को रोका जाए, सार्वजनिक धन एवं संपत्ति के दुरुपयोग को रोका जाए, जनता की शिकायतों को सुना जाए। तो ये सब क्या हो जाएगा, सुशासन हो जाएगा। वास्तव में सुशासन शब्द जो है वो सरकार और नागरिक के बीच स्वस्थ गुणात्मक संबंध बनाए रखने पर जोर देता है। और सुशासन शब्द नीति निर्माण और क्रियान्वयन दोनों से ही संबंधित है, यानी कि ऐसा नीति का भी निर्माण करेंगे और उन नीति का क्रियान्वयन भी करेंगे जिससे कि लोगों के बीच और सरकार के बीच में एक स्वस्थ और गुणात्मक संबंध बनाए जा सके। विश्व बैंक ने सुशासन की परिभाषा देते हुए 3 पहलू पर जोर दिया। अब वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन आ जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है कि यह राजनीतिक शासन प्रणाली का एक रूप है, ठीक है। यह नीति प्रारूप तैयार करने, नीति निर्माण और नीति कार्यान्वयन में सरकार की योग्यता बताता है, और देश के सामाजिक और आर्थिक संसाधनों के प्रबंधन में आधिकारिक शक्ति द्वारा विकास। तो वर्ल्ड बैंक ने सुशासन के डिफाइन करते हुए 3 पहलू पर जोर दिया। सबसे पहला क्या कि ये जो होंगे राजनीतिक शासन प्रणाली का एक तो रूप होंगे। सेकंड कि इनका प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा, तो प्रारूप तैयार करना, नीति निर्माण करना, नीति को सही तरीके से कार्यान्वयन करना, ये सारा हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा कि देश में जो भी सामाजिक और आर्थिक संसाधन है उनका प्रबंधन करना। ये सारा 3 प्रमुख पहलू हो जाएगा जो कि वर्ल्ड बैंक ने बताया। अब यूनेस्को, तो यूनेस्को ने सुशासन को परिभाषित करते हुए कहा कि सुशासन एक प्रक्रिया है, एक संस्था है और यह एक यंत्र है जो समाज के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं तथा हितों को ध्यान में रखते हुए शक्ति एवं प्राधिकार का प्रयोग करता है। दरअसल सुशासन की अवधारणा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जन कल्याणकारी कार्यों से संबंधित है। यहाँ पे अलग अलग लोगों, अलग अलग संस्था के द्वारा अलग अलग डेफिनेशन दिया जा रहा है। आगे है 1992 से 1993 में वर्ल्ड बैंक ने सुशासन के संदर्भ में अभिशासन और विकास नामक दस्तावेज जारी किया और इसमें स्पष्ट किया कि सुशासन स्थापित करने के लिए क्या क्या तत्व होने चाहिए। सबसे पहला राजनीतिक उत्तरदायित्व होना चाहिए, तो इसमें नियंत्रित निर्वाचन होना चाहिए और जनता के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था की स्वीकृति हो। फिर है कि सभी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वर्ग के द्वारा सुशासन प्रक्रिया में भागीदारी हो। एक मजबूत न्यायपालिका होना चाहिए जो कि मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा दे और नौकरशाही की जवाबदेही सुनिश्चित हो। और 5वां पॉइंट है कि लोक नीति का निर्माण, निर्णय निर्माण और सरकारी निष्पादन की निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए सूचना प्राप्ति और विचारों की स्वतंत्रता। तो अगर ये सारा तत्व है, यानी कि राजनीतिक उत्तरदायित्व है, उसके बाद धार्मिक हो या फिर सामाजिक हो, आर्थिक हो, सभी वर्ग के द्वारा सुशासन की प्रक्रिया में भागीदारी हो रही है। एक मजबूत न्यायपालिका होना चाहिए जो कि मानवाधिकार या फिर शोषण संबंधित जो भी समस्या हो उनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करे, नौकरशाही का जवाबदेही सुनिश्चित करे और लोक नीति निर्माण, ये सब में वे सूचना प्राप्ति करे और विचार की स्वतंत्रता हो। तो अगर ये सारे तत्व एक सुशासन में होना चाहिए, ऐसा 1993 में वर्ल्ड बैंक ने अभिशासन और विकास नामक दस्तावेज में जारी किया था। तो उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सुशासन की अवधारणा न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि यहाँ पे हस्तक्षेप कम करना है लेकिन उसका प्रभाव काफ़ी अधिक होना चाहिए। और इस संकल्पना के अनुसार जनोन्मुखी सरकार के कार्य करने पर बल दिया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसमें नागरिकों के अधिकार को संरक्षित करना अनिवार्य किया गया है। विशेषता क्या है, तो सुशासन के लिए कई आवश्यक लक्षण हैं जो इस प्रकार हैं। तो जन भागीदारी, तो सुशासन में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से होती है। इसके अंतर्गत जनता की समस्याओं का अध्ययन होता है, इनके अनुसार नीति बनाई जाती है, यानी कि क्या समस्या है तो उन समस्या का निवारण करने के लिए उसके अनुकूल नीति का निर्माण किया जाता है और उन नीति को क्रियान्वित करने के बाद उनका क्या प्रभाव पड़ा उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। इसके बाद जनता के सुझावों के अनुसार नीति में परिवर्तन भी किया जाएगा और यह सुशासन में सुनिश्चित करता है ऐसी प्रशासन के साथ जनता सहयोग करती है।
यानी कि सुशासन में क्या हो गया, जन भागीदारी। इसमें मुख्य रूप से क्या हो गया कि इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप से सम्मिलित होती है। इसमें जनता का जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नीति का निर्माण किया जाता है और उसे क्रियान्वित किया जाता है। परिणाम स्वरूप उसका क्या प्रभाव पड़ा उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। और अगर समय समय पर जनता को लगता है कि इस नीति में इसमें सुधार किया जाना चाहिए तो उसके अनुसार नीति में परिवर्तन भी किया जाता है, जिससे कि प्रशासन के साथ जनता सहयोग भी करती है। फिर पारदर्शिता। तो पारदर्शिता क्या होगा, सर्वप्रमुख लक्ष्य हो गया सुशासन का। इसमें जो भी नियम हो गए विनियम हो गए इनका पालन करना, निर्णय लेना और उसको लागू कराना संगठन की पारदर्शिता को बढ़ाता है। और इससे उन लोगों तक जानकारी पहुंचता है जो प्रशासनिक निर्णय से प्रभावित होते हैं। अगर दूसरे शब्द में बोला जाए तो आम जनता कुछ गोपनीय दस्तावेज को छोड़कर सरकार से नियम और प्रक्रिया से हमेशा हासिल कर सकती है। यानी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं उनको छोड़कर जो आम जनता है वे सरकार के नियम और प्रक्रिया को कभी भी हासिल कर सकती है। और इसी की वजह से जनता और प्रशासन के संबंध अपने दृष्टिकोण से निर्धारित कर पाती है। और इसके साथ ही भ्रष्टाचार नियंत्रण में भी काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि सब पारदर्शिता है और नियम और प्रक्रिया का त्वरित पालन भी होता है। अब है कि जवाबदेही। तो सरकारी संस्था का जनता के प्रति जवाबदेही होना पड़ता है और यह सुशासन का एक प्रमुख लक्षण है। और अगर कहीं नियम प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो इसके लिए नौकरशाही को जिम्मेदार होना पड़ेगा और ये सुशासन की पहली शर्त भी मानी जाती है। विधि का शासन। तो सुशासन के अंतर्गत विधि के तटस्थ और निष्पक्ष लागू होना एक प्रमुख कार्य होता है और यह तभी संभव होता है जब स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन हो। फिर आगे दक्षता और प्रभावशीलता। तो अगर सुशासन के लिए कोई भी योजना का निर्माण किया जा रहा है उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है तो वो कम खर्च में होना चाहिए और जो भी उपलब्ध संसाधन है उनको बेहतर तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। यही प्रशासन की दक्षता को बताता है। तो प्रशासन की दक्षता के बिना ही जो भी उपलब्ध संसाधन है उनको सही तरीके से प्रयोग करना और कम खर्च में उनका क्रियान्वयन करना संभव नहीं है। फिर है अनुक्रियाशीलता। इसमें क्या हो गया कि सरकार के द्वारा एक तय सीमा के भीतर युक्तिपूर्ण ढंग से जन समस्याओं का समाधान करना है, जो कि सुशासन के लिए काफ़ी आवश्यक है। फिर मतदेय उन्मुखता। तो इसमें क्या हो गया कि प्रत्येक समाज में विभिन्न मतों के अलग अलग व्यक्ति होते ही हैं और ये सरकार के प्रशासनिक निर्माण को प्रभावित करने का प्रयास भी करते हैं। सरकार के लिए आवश्यक होता है कि वे सम्मिश्रित दृष्टिकोण अपनाकर समस्या के समाधान के लिए मतदेय विकसित करने का प्रयास करे। और वास्तव में सुशासन किसी भी विचार की सार्वभौमिकता का समर्थक होता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो सुशासन का जो भी लक्ष्य है उनको प्राप्त करना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन वर्तमान में कल्याणकारी सरकार इसकी प्राप्ति के लिए प्रयास अवश्य करती है। इसी के साथ हम लोग का सुशासन भी कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सूचना के अधिकार। सूचना के अधिकार अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों का वर्णन करें। यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ना है। तो सूचना का अधिकार सुशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि अगर हम लोग के पास सूचना का अधिकार है यानी कि कभी भी हम लोग किसी भी योजना से संबंधित सूचना को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आम जनता और सरकार के बीच में पारदर्शिता हमेशा से बना रहेगा, क्योंकि इसके माध्यम से प्रशासन से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है तथा सहयोगी प्रजातंत्र का स्वरूप भी विकसित होता है। सूचना के अधिकार के माध्यम से भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता को नियंत्रित किया जा सकता है तथा सरकार के सभी कार्य जन प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। और सूचना के अधिकार के माध्यम से आम नागरिकों की शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि अगर हम लोग हर टाइम पे सूचना का अधिकार है तो इसके थ्रू हम लोग किसी भी योजना की रिपोर्ट को मंगा सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हुआ है, कितना इन्वेस्ट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में करप्शन काफ़ी कम हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं नागरिकों की शक्ति को ये बढ़ा देता है, आम जनता की शक्ति को सूचना का अधिकार बढ़ा देता है तथा राज्य शक्ति को मनमाना और भ्रष्ट प्रयोग पर अधिकतम नियंत्रण की संभावना स्थापित होती है। यह जो अधिकार है यानी कि सूचना का अधिकार नागरिक और अधिकारी के मध्य की दूरी को भी कम करने में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि अगर इसके माध्यम से अगर हम लोग को जो भी नजर आएगा वास्तविकता में अगर सही रहेगा तो ऐसी स्थिति में जो भी अधिकारी होंगे और नागरिक होंगे उनके बीच की दूरी, या फिर जो सरकार होंगे और जनता होंगे उनके बीच की दूरी कहीं न कहीं कम करने में सहायता प्रदान करेगा ही करेगा और सार्वजनिक और सरकारी अधिकारियों के उत्तरदायित्व को अधिक सशक्त रूप से स्थापित भी करता है। अब एक सूचना का अधिकार सुशासन का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह सुशासन के पारदर्शिता जवाबदेही को सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है तथा यह अधिकार लोकतांत्रिक प्रणाली को और भी अधिक सशक्त बनाता है।
अब 1964 में यूएनओ के द्वारा सूचना के अधिकार को एक मानव अधिकार के रूप में घोषित किया गया। यानी कि मानव अधिकार, सूचना का अधिकार क्या हो गया, मानव अधिकार है, ऐसा यूएनओ के द्वारा 1964 में घोषित किया गया। यद्यपि मानवाधिकार घोषणा पत्र के रूल 20 में यह घोषित किया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है तथा इस अधिकार के बिना हस्तक्षेप के मीडिया के द्वारा सूचना एवं विचारों को आदान प्रदान करने की स्वतंत्रता सम्मिलित है। तो 1964 में यूएनओ के द्वारा सूचना के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन मानवाधिकार घोषणा पत्र के रूल 20 में पहले से घोषित था कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। 1966 में सिविल एवं राजनीतिक अधिकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रारूप के अंतर्गत राइट टू इन्फॉर्मेशन को एक प्रमुख अधिकार के रूप में स्वीकृत किया गया। यानी कि सिविल और राजनीतिक अधिकार के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रारूप है उसमें भी सूचना के अधिकार को यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को एक प्रमुख अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1966 में। तो फिर 1992 में रियो डी जेनेरो, जिसमें रियो घोषणा पत्र में राज्य को सूचनाओं को सर्वत्र उपलब्ध कराने तथा लोक सहभागिता एवं जागरूकता को सुगम बनाने एवं प्रोत्साहित करने को स्वीकृत किया गया। यानी कि अब धीरे धीरे हर एक संस्था के द्वारा सूचना के अधिकार को मान्यता दिया जाने लगा। फिर 1997 आता है, जिसमें सभी नागरिकों तक सूचना की पहुंच तथा नीति निर्माण में जन सहभागिता के सतत विकास का मूलभूत तत्व भी घोषित किया गया तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सभी देशों को सूचना का अधिकार स्वीकृत करने का आग्रह किया गया। अब है कि सूचना का अधिकार का विशेषता क्या है। तो ये अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है तथा इसके माध्यम से सूचना के अधिकार को न्याय संगत रूप से स्थापित किया गया है। इसको एक बार गूगल में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था तो उस समय सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 था वो लागू नहीं था। तो वर्तमान समय में तो जम्मू कश्मीर को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, तो एक बार इसको गूगल करके चेक कर लीजिएगा। फिर सूचना का अधिकार के अंतर्गत कोई सूचना जिसे लोक प्राधिकारी द्वारा संपादित किया गया हो उसे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग तथा इसके माध्यम से कोई भी दस्तावेज, फाइल, माइक्रोफिल्म, तस्वीरों की प्रतिलिपि और इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों में संग्रहित सामग्रियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो भी इच्छुक व्यक्ति है उनको लिखित रूप से आवेदन करना अनिवार्य होगा और आवेदन में मांगे गए सूचनाओं का विवरण और निर्धारित मूल्य का भुगतान भी आवश्यक होगा। यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ से जो लोक प्राधिकारी के द्वारा संपादित किया जाता है उससे संबंधित सूचना हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को लिखित रूप से आवेदन देना होगा और आवेदन में जो भी जानकारी मांगी गई है उसको भी हम लोग को देना होगा। साथ ही साथ अगर कुछ मूल्य का निर्धारण किया गया है तो उस मूल्य का भी भुगतान करना पड़ेगा। सामान्य रूप से सूचना लोक प्राधिकारियों से प्राप्त किया जा सकता है और अधिनियम के अनुसार लोक प्राधिकारी के अंतर्गत निम्नलिखित पद शामिल है। यानी कि वैसे पद जो संविधान द्वारा स्थापित किया गया हो या फिर विधायिका द्वारा अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया हो, सरकार के द्वारा अधिसूचित पद हो या फिर सरकार के वित्त पोषित संगठन की मदद से हो चलता हो, सरकार के नियंत्रण वाले पद हो या फिर गैर सरकारी संगठन जिसका वित्तीय पोषण प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे पद जो होंगे ये लोक प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे। अब अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा सूचना के निवेदन पर कार्य करने के लिए अधिकारियों का मनोनयन किया जाएगा और ऐसे अधिकारी को जन सूचना अधिकार के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा। तो जन सूचना अधिकारी का क्या क्या कर्तव्य है, यानी कि PIO जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, इनका क्या कर्तव्य है उसको देखते हैं। तो ये सूचना मांगने वाले व्यक्ति के आवेदन पर कार्य करता है। यानी कि कोई व्यक्ति जो कि सूचना मांग रहे किसी चीज़ से तो उसका आवेदन PIO यानी कि जन सूचना अधिकारी करते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। तथा जो आवेदन लिखने में असमर्थ है उन्हें आवेदन लिखने में मदद करना इनका कर्तव्य है। फिर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के माध्यम से सूचना की आपूर्ति भी की जाती है और निर्धारित समय सीमा के अंदर सूचना प्राप्ति के लिए आवेदक के द्वारा आवश्यक सूचना की मांग भी की जाती है। फिर PIO को आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के अंदर सूचना प्रदान करना आवश्यक हो जाता है और सूचना का संबंध व्यक्ति के जीवन या फिर स्वतंत्रता से संबंधित है तो आवेदन प्राप्ति के 48 घंटों के अंदर सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। यानी कि सबसे पहले कि PIO का मुख्य कार्य क्या हो गया कि आवेदन जिसे मिला 30 दिन के अंदर उससे संबंधित सूचना को प्रदान करना। लेकिन अगर आवेदन संबंधित व्यक्ति के जीवन या फिर स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी स्थिति में आवेदन प्राप्त करने के 48 घंटों के भीतर यानी कि 2 दिनों के भीतर उनको संबंधित चीज़ से सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। यदि आवेदक के द्वारा मांगी गई सूचना
किसी दूसरे लोक प्राधिकारी के कार्यों से संबंधित है तो इस प्राधिकारी को 5 दिनों के अंदर आवेदन हस्तांतरित किया जाना चाहिए तथा आवेदक को इस हस्तांतरण की सूचना भी दिया जाना चाहिए। यदि आवेदक का आवेदन रद्द किया जाता है तो उसके लिए लिखित रूप से उपयुक्त कारण सहित आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यानी कि अगर किसी कारणवश से अगर जो भी आवेदक हैं उनके आवेदन को रद्द किया जाता है तो उस स्थिति में PIO वे क्या करेंगे, लिखित रूप से जो भी कारण है उस कारण को उन्हें बताना पड़ेगा और अपील की समय सीमा जो होंगी तथा उपयुक्त प्राधिकारी का विस्तृत विवरण उनको उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है। फिर सूचना उसी रूप में देना आवश्यक है जिस आवेदक द्वारा सूचना की मांग की गई है तथा अस्पष्ट अथवा असंगत उत्तर की मांग नहीं किया जाएगा। फिर यदि कोई भी मामला हो जिसमें तीसरे पक्ष की संलग्नता या फिर उपस्थिति अनिवार्य है तो सूचना प्राप्ति के अधिकतम 40 दिन निर्धारित किया जाता है। यानी कि 10 दिनों से अधिक अवधि तीसरे पक्ष को उपस्थित होने के लिए दिया जाता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसार केंद्र लोक सूचना अधिकार, राज्य लोक सूचना अधिकार, केंद्र सलाहकार लोक सूचना अधिकारी तथा राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ये सबका पद सृजन किया गया है जो सूचना के इच्छुक आवेदनकर्ता से आवेदन प्राप्त करते हैं। फिर आवेदन में केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है जिससे मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त शामिल हो सकते हैं। तो ये सब हो गया, मुख्य कार्य हो गया। अब अगर सामान्य रूप से निम्नलिखित विषय आम जनता के लिए सूचना अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं। यानी कि ये सब के बारे में अगर हम लोग सूचना मांगेंगे तो भी हम लोग को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। तो क्या आएंगे उनमें, तो कोई ऐसा सूचना जिसके प्रदर्शन से भारत की एकता, अखंडता अथवा सुरक्षा पर प्रतिकूल यानी कि नेगेटिव असर पड़ता है, या फिर ऐसा सूचना जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करेगा या फिर अपराध के लिए उत्तेजित करेगा तो इससे संबंधित सूचना प्रदान नहीं किया जाएगा। या फिर जो न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होता है ऐसा सूचना भी नहीं दिया जाएगा। फिर जो सूचना संसद अथवा राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार के प्रतिकूल असर डालता है तो वो सूचना भी हम लोग को नहीं मिलेगा। फिर ऐसा सूचना जो विदेशी सरकारों से गोपनीयता के आधार पर प्राप्त की गई है। फिर ऐसी सूचना जिससे अपराधी की जांच करने या उसके नज़रबंद करने या उस पर मुकदमा चलाने पर बाधा उत्पन्न कर सकती है, वे सारी जानकारी भी हम लोग को प्रदान नहीं किया जाएगा। फिर जो सूचना किसी व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित हो। फिर जो मंत्रिमंडलीय दस्तावेज के रूप में मंत्री, सचिव या फिर अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के पास दस्तावेज के रूप में विद्यमान हो तो इससे संबंधित सूचना हम लोग को प्रदान नहीं किया जाएगा। फिर एक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में बहुत सारे संगठन का सूचना के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, जिसमें RBI आ गया, जिसमें IB आ गया, रॉ आ गया, राजस्व सतर्कता निदेशालय आ गया, CRPF, ITBP, CISF, NSG, असम राइफल, SSB, BSF, SBF, CID ये सारे आ जाएंगे। इनसे संबंधित सूचना हम लोग को प्रदान नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इन सारे संगठन भ्रष्टाचार और मानव अधिकार के उल्लंघन संबंधी कोई आरोप है तो इस मामला में हम लोग सूचना प्राप्त कर सकते हैं और मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित आरोप का जो सूचना है उसको केंद्र या फिर राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही हम लोग को प्रदान किया जा सकता है। और इसी प्रकार से सूचना के अधिकार का जो प्रमुख प्रावधान थे वो भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है सूचना के अधिकार अधिनियम के महत्वपूर्ण लाभ क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग को इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो सूचना का अधिकार सुशासन का एक अनिवार्य तत्व माना जाता है। फिर से वही लाइन आ रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से प्रशासन में पारदर्शिता की वृद्धि होती है तथा प्रशासन उत्तरदायित्व की भावना अधिक सशक्त होती है तथा इससे भ्रष्टाचार में अनियमितताओं को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन आम नागरिकों को लोक कार्यों में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करता है तथा आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों में समृद्धि भी करता है। सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन में जो था, यह अधिकार प्रशासन एवं सरकार के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को भी विकसित करता है तथा प्रशासन को और अधिक जवाबदेही, नागरिक हितैषी तथा जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील भी बनाता है। और जो सूचना का अधिकार है वो प्रशासन और नागरिक के मध्य परामर्श की प्रक्रिया को प्रोत्साहन करता है तथा सरकार को एक नागरिक हितैषी और लोक कल्याणकारी सरकार के रूप में उन्मुख करने की ओर सहायक होता है। अब क्या है कि सामान्य रूप से नागरिकों की अपेक्षा निम्नलिखित रूप से प्रभावी होती है, जैसे कि निर्धारित समय के अंदर उचित सेवा मिलना, कार्यालय का न्यूनतम भ्रमण और न्यूनतम लाल फीता सही होगा यहाँ पे, न्यूनतम लाल फीता सही यानी कि ज़्यादा हम लोग का कानूनी प्रक्रिया नहीं होगा।
प्रशासन में मनमानेपन का न्यूनतम प्रयोग होगा। 5वां, सरकारी प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व का निर्धारण। और 6ठा हो जाएगा सरकारी पदाधिकारियों के सत्यनिष्ठा एवं संवेदनशीलता की भावना। तो ये सब रूप से प्रभावित होते हैं। सूचना का अधिकार नागरिकों की अपेक्षा पूरा करने में सहायक होता है, क्योंकि इसके माध्यम से विलेब के कारण में प्रश्नगत किया जा सकता है तथा अधिकारियों के मनमानापन अभिवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि सूचना के अधिकार के माध्यम से जो भी अधिकारी है वे मनमाने तरीके से क्या कर रहे हैं, हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। सूचना का अधिकार प्रतिनिधिक लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में भी परिवर्तित करता है और अधिक उन्मुक्त एवं प्रगतिशील लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। क्योंकि अगर सारा चीज़ जनता और सरकार के बीच में ओपन रहेगा कि सरकार ने सही से कहाँ पे कार्य किया है, राइट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से उन्हें पता कर सकते हैं, तो इस स्थिति में एक स्वस्थ लोकतंत्र समाज का भी निर्माण किया जा सकता है। सूचना का अधिकार पारदर्शिता और खुलेपन का प्रतीक है, जबकि गोपनीयता संदेह उत्पन्न करने का एक कारक है। सूचना के अधिकार से नागरिक एवं राज्य के मध्य द्विपक्षीय संवाद को प्रोत्साहन प्राप्त होता है, जिससे सरकार के प्रति संक्रामक भावना में कमी आती है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता अधिक संपन्न होती है, क्योंकि दोनों के बीच के जो भी अंतर है वो भी खत्म हो जाएगा सूचना के अधिकार के माध्यम से। इसमें आम जनता के निर्णय निर्माण में सहभागिता को बढ़ावा मिलता है तथा जनता के विकासात्मक कार्यक्रमों के निर्माण में सरकार को अनिवार्य तथ्य और आंकड़े प्राप्त होते हैं। और सूचना के अधिकार से नीतियों के क्रियान्वयन पर भी लोक निगरानी को सशक्त बनाया जा सकता है, जिसमें नीतियों का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी रूप से संचालित किया जा सकता है। यानी कि नीतियों के क्रियान्वयन में दक्षता में वृद्धि होती है। तो कोई भी अगर नीति का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें आम जनता का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें सहभागिता को काफ़ी अधिक बढ़ावा मिलता है विकासात्मक कार्यों को करने में तथा सरकार को आंकड़ा प्राप्त करने में ईजी होता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि किसी भी राष्ट्र की विधि अथवा नीति कितना ही उत्तम क्यों न हो, उसकी सफलता एवं प्रभावशीलता उसके उचित क्रियान्वयन पर ही निर्भर करती है। एक नीति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको सही तरीके से क्रियान्वित नहीं किया गया है तो वह नीति फ्लॉप होना ही है, जिससे नीति अथवा विधि का प्रभावशाली क्रियान्वयन संभव हो सकता है। प्रशासन के भ्रष्टाचार क्या है, एक सर्वव्यापी समस्या बन चुका है तथा भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण क्या है, तो शासन में पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता नहीं है तो भ्रष्टाचार हो रहा है और प्रशासनिक कार्यों में आवश्यक विलंब को स्वीकार किया जाता है। और भ्रष्टाचार पर गठित केस संधानम समिति के प्रतिवेदन के अनुसार सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण क्या है, तो कार्यालय के आवश्यक विलंब की प्रक्रिया, यानी कि बहुत सारा विलंब होने लगता है, बहुत सारा टाइम लगने लगता है, क्योंकि लाल फीता ही देखा जाता है। तो इसी स्थिति में भ्रष्टाचार के बढ़ने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं तथा व्यक्ति अपने कार्यों को तीव्र गति से पूरा करने के लिए भ्रष्ट तरीकों का अपनाने लगता है। यही कारण है कि के संथानन ने कार्यालयी रिश्वत को स्पीड मनी के नाम से उल्लेखित किया था। यानी कि जो भी हम लोग कार्य को कराने के लिए, यानी कहीं भी हम लोग अगर जाते हैं तो वहाँ पे 100-200 रुपये 500 रुपया जैसा जहाँ पे होता है उस पर पैसा मांगते हैं ताकि आपके कार्य को जल्दी कर देंगे। तो उसी को के संथानन ने स्पीड मनी का नाम दिया था, क्योंकि अगर इस मनी को देंगे तो सारा वर्क हम लोग का स्पीडली हो जाएगा। फिर भ्रष्टाचार के सूचना का अधिकार के माध्यम से कम अथवा नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में यह साबित होता है कि जिन देशों में सूचना प्राप्त करने से संबंधित कोई भी विधि नहीं है उन देशों में सरकारी भ्रष्टाचार अत्यधिक है, जबकि जिन देशों में सरकारी दस्तावेज आम जनता के लिए सर्वसुलभ हैं उन क्षेत्रों में सरकारी भ्रष्टाचार न्यून है। यानी यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध सूचना का अधिकार एक प्रभावी तकनीक है। यानी कि सिंपल सा बात है कि अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो सूचना का अधिकार अनिवार्य करना ही चाहिए, क्योंकि जिन देश में भी जितना व्यापक सूचना का अधिकार प्रचलित है उन देशों में भ्रष्टाचार का सूचना उतना ही कम प्राप्त होता है। साथ ही साथ लोगों को जागरूक नागरिक के रूप में भी संवर्धित करता है और यह अधिकार आम जनता के प्रशासन पर भी नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है। किसी भी प्रशासन में जन नियंत्रण एक अप्रत्यक्ष माध्यम होता है तथा इसकी प्रभावशालीता जन जागरूकता के स्तर पर निर्भर करती है और सूचना का अधिकार आम जनता के मनोबल को भी समृद्ध करता है तथा आम नागरिकों को एक अधिक जागरूक नागरिक के रूप में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे प्रशासन पर जन नियंत्रण के प्रत्यक्ष एवं प्रभावी स्वरूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। अब क्या है कि सूचना का अधिकार जो जनता को सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और साथ ही साथ शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के स्तर में भी वृद्धि करता है
और सार्वजनिक कार्यालय में भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपर्याप्तता, ये सारी समस्याओं का निराकरण करने में भी सहायक होता है। और आम जनता और सरकार के मध्य द्विमार्गीय संवाद को भी विकसित करता है, और सरकार के साथ साथ नागरिकों के मध्य भी जो दूरी उत्पन्न हो जाती है भ्रष्टाचार की वजह से, वे सारी दूरियां भी कम हो जाती है राइट टू इन्फॉर्मेशन की वजह से, जिससे प्रशासन में जन सहभागिता एवं समाज में राजनीतिक और प्रशासनिक जागरूकता में भी वृद्धि होती है और सुशासन की संकल्पना को साकार करने में सहायता प्राप्त होती है। यानी कि कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम एक काफ़ी प्रभावशाली अधिनियम है और जिसके उचित एवं प्रभावशाली क्रियान्वयन से उत्तम शासन की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकता है। यानी कि एक अच्छा शासन अगर हम लोग चाहते हैं तो उस अच्छे शासन के लिए हम लोग को सूचना का अधिकार को प्रभावशाली अधिनियम के तहत उनको क्रियान्वयन करना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ हम लोग का सूचना का अधिकार जो था वो कंप्लीट हो गया। आगे है सिविल सोसाइटी की अवधारणा क्या है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा, लेकिन इसका PDF अभी नहीं देंगे, इसको एक ही बार में हम लोग दे देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।